ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस वीडियो के अंतर्गत। और मैं आपका एजुकेटर डी के गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को कल इन्फॉर्म कर दिया था कि आप लोगों की जल्दी ही मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। किस चीज की? तो मैथ, रीजनिंग और हिंदी की। तो जिसमें से दोस्तों आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो हिंदी की शुरुआत कर रहे हैं। जल्दी आप लोगों की मैथ और रीजनिंग की भी मैं शुरुआत कर दूंगा। कब, कितनी जल्दी? तो ज्यादा नहीं, 102 दिन के अंतर्गत ही मैं आपकी शुरुआत कर दूंगा। डेली आप लोगों को पहले मैं हिंदी करवाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि हिंदी जो है वो सबसे ज्यादा नंबर की आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी, 75 नंबर की। ठीक है। अब कई बच्चे जो है वो हिंदी लेकर परेशान है कि हिंदी का क्या सिलेबस रहने वाला है। तो दोस्तों परेशान होने की कोई बात नहीं है। हिंदी में जो आपका बेसिक सिलेबस होता है ना, उसको पढ़ लीजिएगा और थोड़ा बहुत आपको हाई लेवल का पढ़ लीजिएगा बस। लेकिन वैसे आपको हाई लेवल की पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक आप पढ़ लीजिएगा, उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उतना आपके लिए इनफ है, जो सामान्य अध्ययन के टॉपिक्स होते हैं। ठीक है। चलिए, अब वो सामान्य अध्ययन के कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं? तो दोस्तों चाहे आप प्राथमिक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप माध्यमिक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप उच्च माध्यमिक की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो ना, हिंदी आपकी हर जगह सेम ही होती है। तो हर जगह आपको ये हिंदी काम देगी। ठीक है। चलिए, तो पहले ये जो संपूर्ण हिंदी व्याकरण है, जो आप सिलेबस को लेकर जो सबसे ज्यादा बच्चा कंफ्यूज है आज की डेट में, वो आखिर हिंदी का सिलेबस है तो क्या है। तो पहले हम हिंदी के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसका जो पहला टॉपिक होगा उस टॉपिक को आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है। चलिए, सिलेबस समझिए पहले। तो देखो दोस्तों, पहला टॉपिक आपकी शुरुआत होती है हिंदी की वर्णमाला से। ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा कि वर्णमाला क्या है, व्यंजन क्या है, स्वर क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है। साथ ही साथ में अलग अलग प्रकार के जो तालव्य, अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, उनको समझना जरूरी है। तो वर्णमाला से आपकी हिंदी की शुरुआत होती है। तो वर्णमाला पहला टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो बीच बीच में जब हम टॉपिक पढ़ेंगे, थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ रहे हैं हम, तो उसके बीच बीच में मैं आपको समझाते हुए चलूंगा, बताते हुए चलूंगा। ठीक है। साथ ही साथ में आपको प्रैक्टिस करने के लिए अलग अलग प्रकार की चीजों का इस्तेमाल करना होगा। कोई सी भी चीज हो, वर्णमाला से रिलेटेड प्रैक्टिस करिए। ठीक है। बाकी क्लासेस चलेंगी, वहां से भी आप देख सकते हो। तो पहला टॉपिक हो गया वर्णमाला, दूसरा हो गया संज्ञा, तीसरा हो गया लिंग, चौथा हो गया वचन, पांचवा हो गया कारक। तो ये दोस्तों शुरू के 5 टॉपिक हो गए। कुल मिलाकर मैंने आपके 22 टॉपिक आपके यहां पर नोट डाउन करवाए हैं, ताकि आप लोग सभी के सभी इस चीज को समझ सको। अगला है आपका सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य, काल, अव्यय शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय। ये हो गए हमारे 13। क्या है? ये हमारे हो गए 13। साथ ही साथ में दोस्तों आगे चलें तो अगला है टॉपिक आपका संधि, फिर आ जाता है समास, फिर आ जाता है पर्यायवाची शब्द, फिर विलोम शब्द, और फिर तत्सम तद्भव शब्द। अब देखो दोस्तों, आपका जो एग्जाम होगा 75 नंबर का है। इतने तो टॉपिक भी नहीं है जितने आपका नंबर के पेपर है। तो इसलिए जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, वो इन 3 टॉपिकों से देखने को मिलेंगे। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और तत्सम तद्भव शब्द। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम में। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो यहीं से ही देखने को मिलेंगे। रही बात इसको तैयार करने की, तो दोस्तों इसको तैयार करने में ज्यादा से ज्यादा मैं आपको तत्सम तद्भव शब्द में मदद कर पाऊंगा। विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द में मेरी तरफ से जितना हो सकेगा मैं उतना करवाऊंगा, लेकिन इस चीजों को आपको खुद याद करना होगा, खुद चीजों को ध्यान रखना होगा। पर्यायवाची शब्द कितने शब्द करवा दूंगा मैं आपको? 100, 200, 400, 500, कितने करवा दूंगा, कोई लिमिट ही नहीं है। तो पर्यायवाची शब्द हो गया या फिर विलोम शब्द हो गया, इनको आपको खुद ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को ढूंढना है और चीजों को ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम में कैसे कैसे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, तत्सम तद्भव शब्द हो गया। यहां से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। आगे चलें तो फिर हो जाता है दोस्तों देशज एवं आगत शब्द। ये हो गया 19वां टॉपिक। 20वां हो गया समानार्थी शब्द, अगला हो गया अनेकार्थक शब्द, और लास्ट हो गया आपका मुहावरे। तो ये कुल मिलाकर आपके 22 ऐसे टॉपिक हैं जो कि बेसिक हिंदी है। क्या है? बेसिक हिंदी ग्रामर है। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप हिंदी ग्रामर की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम ये बेसिक हिंदी ग्रामर तो आप लोगों को आनी ही चाहिए। सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में यहीं से ही, इसी पोर्शन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रही बात आज हम इन संपूर्ण हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम शुरू करेंगे दोस्तों आज के अपने पहले टॉपिक, जो कि क्या है टॉपिक का नाम? तो वो है दोस्तों वर्णमाला। क्या है टॉपिक का नाम? वर्णमाला। तो फिर देरी किस बात की, सभी के सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लीजिए
आज की डेट डाल लीजिए और लिख लीजिए आज का अपना टॉपिक वर्णमाला। अब ये वर्ण होता क्या है, तो देखो शाब्दिक अर्थ में बात करी जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है, और इसी ध्वनि को ही क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। मतलब कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, आपकी वर्ण होगा। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए, और जो कि पूछा भी जा चुका है, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है, तो वर्ण को ही कहा जाता है। इसी में आ जाता है आपका वर्णमाला, यानी कि जो कि आपने अब तक पढ़ी होगी, आ इ ई उ ऊ क ख ग, ये सारे की सारी क्या होती है, आपकी वर्णमाला होती है। जिसको सरल शाब्दिक रूप में आज तक हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को या फिर वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, दोनों में से कुछ भी आप तक पढ़ सकते हो। आप कहाँ पर, आपने जो बचपन से आप तक हमें पढ़ाया गया है वो यही पढ़ाया गया है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। ओके, और इन्हीं को ही, यानी कि भाषा की इन्हीं ध्वनि को उच्चारण की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भागों में बांटा गया है, एक है आपका स्वर और दूसरा है आपका व्यंजन। जो कि आपको पता भी होगा, स्वर जो होते हैं वो 11 प्रकार के होते हैं और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 33 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर दोनों को मिलाओगे तो दोनों बनते हैं आपके 44। तो ध्यान रखिएगा, जो आपकी भाषा में है ना 44 वर्णों को स्वीकार किया गया है, लेकिन देवनागरिक लिपि के अनुसार आपके 52 वर्ण है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कुल वर्णों की संख्या क्या है, तो 52 होगी, नहीं तो आपके स्वर और व्यंजनों को मिलाकर 44 होती है। ओके, वैसे अब तक ये क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ है, यही पुटअप होता है कि आपके भाषा के अंतरस्थ यानी कि मूलतः में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो 52 है, जिसमें से स्वर आपके 11 है, व्यंजन आपके 33 है, बाकी बचे हुए रेस्ट आपके क्या होते हैं, वो अभी हमें आपको सारा का सारा जब पूरा चैप्टर पढ़ोगे वहां पर आपको पता चल जाएगा। अभी बता दूंगा तो आप उलझ जाओगे। ओके, तो देखिए उच्चारण की दृष्टि से आपके कितने भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो पहले बात कर लेते हैं हम स्वर की। तो स्वर की बात करी जाए तो आपका जो शाब्दिक अर्थ में कहा जाता है, जो कि 11 प्रकार के स्वर होते हैं आपके, कि स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। यानी कि आपको सरल भाषा में बताने की कोशिश करूं तो मैं आपको, कि जिन ध्वनियों का आप उच्चारण करते हो, मतलब बोलते हो, और बोलते समय आपके अंदर से, यानी कि जब आप बोलोगे तो आपके मुंह से जो हवा निकलती है वो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के मुंह से निकल जाती है आराम से, तो उनको क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। जैसे कि आप 11 स्वरों को बोल के देख लो, आ इ ई उ ऊ ऋषि ए ओ ओ, कभी भी आपका किसी भी प्रकार की हवा कोई होगी वो रुकेगी नहीं, फटाक दनी से बाहर आ जाएगी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्वतंत्र रूप से इसका इस्तेमाल होता है, उसी को क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। जो कि आपके 11 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आ ई उ ऊ ऋषि। ऋषि जो होता है एक आपका ऐसा है जो आपके बाकी स्वरों से अलग है। क्यों? क्योंकि इसका उपयोग जो करते हैं वो मुख्यतः आपके संस्कृत के शब्दों में किया जाता है, जैसे कि ऋषि, ऋण, ऋतु, इस प्रकार के शब्दों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, जैसे कि बाकी बचे ए ओ, जैसे कि हम बचपन में पढ़ते थे, छोटा बड़ा, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ। तो जिस प्रकार से भी आप पढ़ते हो उसी प्रकार से पढ़िए। ध्यान रखिएगा, हमें पढ़कर समझना है उसको, चाहे वो अपने लैंग्वेज में समझो, आपको उसे सरल रूप में समझना है। तो जिस प्रकार से आपने आज तक पढ़ा है उसी रूप से उसको पढ़िए। ओके, ये तो होगी आपके शाब्दिक शब्द की बात। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के 3 भेद होते हैं, जो कि आपके सामने मैंने लिख भी रखे हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं। अब ये तीनों के तीनों क्या होते हैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। जैसे कि पहला ह्रस्व स्वर। अब ये कौन से स्वर होते हैं, तो देखो सरल शाब्दिक शब्द में कहा जाए तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय आपके मुख से जो है वो कम समय लगे, क्या बोल रहा हूं, बोलते समय आपके स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगे, उनको क्या कहा जाता है, ह्रस्व स्वर कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो आ, ई, उ और ऋषि, यानी कि जो छोटे वाले आपके सारे के सारे होते हैं ना, वो इसके अंदर आते हैं। कौन कौन से, आ, ई, उ और ऋषि। देख लो, आ भी छोटा है, ई भी छोटी है, उ भी छोटा है, और ऋषि बचा हुआ आ गया इसके अंदर। ओके, तो ये 4 प्रकार के आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। वहीं दीर्घ की बात करी जाए तो इन चारों को हटा के जो बाकी स्वर बचे आपके साथ, वो दीर्घ स्वर में आते हैं। जैसे कि आ,
ई यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ए। ध्यान रखिएगा जो छोटा ए और छोटा ओ जो होता है वो दीर्घ स्वर के अंदर आता है। बाकी आपके छोटे देख लो ह्रस्व स्वर के अंदर आते हैं, लेकिन जो छोटा ए और छोटा ओ जो होता है वो आपका किस में आएगा? दीर्घ स्वर में आएगा। बड़ा ए और बड़ा ओ, ये 7 प्रकार के आपके दीर्घ स्वर होते हैं। अगर इनको शाब्दिक शब्द में पूछा जाए कि दीर्घ स्वर कौन क्या होते हैं, तो ध्यान रखिएगा जिन स्वरों का उच्चारण करते समय आपका ह्रस्व स्वर से क्या लग रहा हो? दुगना समय लग रहा हो, उनको क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। यानी कि सरल शाब्दिक शब्द में कहा जाए तो बोलते समय जिनका उच्चारण करते समय आपको थोड़ा ज्यादा समय लगे उसको दीर्घ स्वर कहा जाता है। ओके, वहीं पर ही आपका लास्ट बचा पलुत स्वर। अब ये पलुत स्वर कौन से होते हैं? तो देखो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय आपका 2 या उनसे ज्यादा मात्राओं का, जैसे कि 3, 4, 5 कुछ भी बोल सकते हो। कई बुकों में आपका लिख रखा है कि 3 मात्राओं का इस्तेमाल होता है, कई जगह बोल रखा है आपका 1 से ज्यादा मात्राओं का इस्तेमाल होता है। तो ध्यान रखिएगा कुछ भी लिखा हो शाब्दिक अर्थ से मतलब नहीं होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा जिसमें आपका उच्चारण करते समय काफी लंबा टाइम लगता हो, काफी ज्यादा समय लगता हो उन दोनों से, या फिर जिसमें आपका 2 या 2 से अधिक मात्राओं का इस्तेमाल किया जाता हो, उसे क्या कहा जाता है? पलुत स्वर कहा जाता है। जैसे कि आपने अधिकतर देखा होगा जो हम ओम लिखते हैं वो इस प्रकार से लिखते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जो बीच में आपको मात्रा दिख रही है और आपको बड़े ओ की मात्रा दिख रही है, तो यहां पर क्या हो रहा है? ओम, क्योंकि ओम बोलते समय थोड़ा लंबा समय लगता है हमें। तो ओके, तो इस प्रकार के शब्दों में आप जैसे कि ओम बोल रहे हो, उसमें बोलते समय आपका कुछ ज्यादा समय लगता है, ज्यादा समय लगने के कारण ही इसको पलुत स्वर कहा जाता है। ओके, तो ये 3 प्रकार के स्वर थे। तो स्वर के बारे में तो आपको पूरी की पूरी डिटेल मिल गई। चलिए अब व्यंजन के बारे में बात करते हैं। तो अब लिख लीजिए अपना सेकंड टॉपिक व्यंजन। सरल शाब्दिक बात की जाए तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। या फिर आपने अब तक पढ़ा होगा कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु में रुकावट के साथ मुंह से बाहर निकलती है उसे क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। क्योंकि आपका स्वर को बोलने में कोई किसी भी प्रकार की हवा में रुकावट नहीं हो रही थी, वहीं पर ही व्यंजनों को बोलने में आपके वायु में रुकावट होती है और साथ में जो आपके मुंह से बाहर निकलती है हवा वो रुक कर बाधा के साथ निकलती है, उसी को क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। तो पूछा जाए कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो वही स्वर की तरह आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्य व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। ओके, बाकी और भी हैं जैसे कि आपका संयुक्त हो गया, अंतस्य हो गया, इस प्रकार के भी हो गए, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन अभी आपका इतना ध्यान रखिएगा कि व्यंजन 3 प्रकार के ही होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्य व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तीनों को डिटेल में बात करते हैं आखिर ये तीनों है क्या। ओके, तो पहला आप लिख लीजिए स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है? सरल शाब्दिक अर्थ में बात करी जाए, जो कि अभी परिभाषा के रूप में लिखा आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं, वो यही पढ़ते आ रहे हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय आपका जीव मुख के विभिन्न भागों का, जैसे कि तालु हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया, इन सारी की सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग में आती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ओके, तो आपके मुंह के सारे जो आपके इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं, जैसे कि तालव्य हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया, इनका जब भी आप विभिन्न भागों का आपका इस्तेमाल होगा उनको क्या कहा जाएगा? स्पर्श व्यंजन कहा जाएगा। जो कि आपके टोटल कितने प्रकार के होते हैं? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25, जो कि आप नीचे देख रहे हो, का, खा, गा, अणा, चा, छा, जा, झा, अणा। तो अगर आपने अब तक जो आप बचपन से पढ़ा होगा, अगर आपको ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप यहाँ पर ध्यान दे दीजिए। ओके, तो ये आपके 25 प्रकार के स्पर्श व्यंजन होते हैं, जो कि आप अगर वर्गों में बांटा जाए तो आपका पहला वर्ग जो कि का, खा, गा, घा, अणा, ये कहलाता है आपका का वर्ग। चा, छा, जा, झा, अणा, ये कहलाता है आपका चा वर्ग। आपका टा, ठा, डा, ढा, अणा, ये आपका कहलाता है टा वर्ग। ता, था, दा, धा, ना, ये कहलाता है आपका ता वर्ग। पा, फा, बा, भा, मा, ये कहलाता है आपका पा वर्ग। ओके, यहाँ से मैं आपको ये वर्ग क्यों बता रहा हूँ, तो देखो शाब्दिक आपका जो लाइन है उसमें पहला का, चा, टा, था, पा, इन्हीं के आधार पर आपको का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग इनका नाम रखा गया है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आपका पुटअप होता है। कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं अभी लगा के देखिएगा, एंड में मैंने क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। और इन प्रकार के जो भी मैं आपको करवाता हूँ, अगर आपको उसका PDF चाहिए तो आपको मैं ये व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको वहां से पूरा प्रोसीजर बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से आपको PDF वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। ओके,
तो देखिए अब यहां से देखिए पहला का खा गा घा अणा, ये जो आपका पूरा का पूरा का वर्ग है ये पूरे के पूरे कंठे कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जब भी आप इसका इस्तेमाल करते हो, बोलते हो, तो आपके कंठ से आवाज निकलती है। बोल के देखिए। अब यहाँ पर कई बच्चे बोलेंगे सर इसकी कोई ट्रिक बता दीजिए। देखो कोई ट्रिक नहीं है इसका, आराम से आप, ट्रिक को बहुत है लेकिन आराम से आप खुद प्रयोग करके देखिए। देखिए का, गले में आपके कंपन होगी, क ख ग घ ड, कर रहा है आपका जो कंठ होगा ना वो आपका हल्का सा कंपन करता है। तो जब आपका कंपन कर रहा है तो कंठ हो गया। वहीं पर ये तालव्य। अब ये तालव्य जो होगा देखिए चा छ ज झ अणा, जो आपका जीभ होगा ना, आपके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है मुंह का, वो आगे वाला हिस्सा, ध्यान रखिएगा पीछे वाले हिस्से की बात नहीं कर रहा हूं, आगे वाले हिस्से से आपकी जीभ टकराएगी। बोल के देखिए च छ ज झ अणा। तो जीभ जब आगे वाले हिस्से से टकराएगी उसको क्या कहा जाता है? तालव्य कहा जाता है। वहीं पर ही मूर्धन्य या फिर मूर्धन्य लिखा आ सकता है। तो ट ठ ड ढ, तो अब जीभ देखिए आपकी फोल्ड होकर पीछे वाले हिस्से से टकरा रही होगी। तो पीछे वाले हिस्से से टकराएगी तो क्या कहलाएगा? मूर्धन्य कहलाएगा। वहीं पर ही त थ द ध, बोल के देखिए आपकी जीभ जो होगी वो दांत पर टकराएगी। दांत पर बिना टकराए आप बोल नहीं सकते इनको, इसलिए इनको दंते कहा जाता है। वहीं पर ही प फ ब भ म, बोल के देखिए आपके जो होठ होंगे ना दोनों चिपकेंगे फिर खुलेंगे, चिपकेंगे खुलेंगे, इसलिए इनको ओष्ठ कहा जाता है। सिंपल सी बात है, कंठ से आवाज निकली तो कंठ, मुंह के आगे वाले हिस्से पर जीभ टच हुई तो तालव्य, पीछे वाले हिस्से पर टच हुई तो मूर्धन्य, दांत पर टच हुई तो दंते, और होठ आपस में चिपके तो ओष्ठ। सिंपल सा है, बोल के देखिएगा आपको आराम से वहां पर उसका पता चल जाएगा। वहीं पर ये आपका उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर इनको कुछ भागों में बांटा गया है। जैसे कि इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वतंत्र में श्वसन का कंपन यानी कि सांस का कंपन, और वहीं पर ये दूसरा श्वास या प्राण की मात्रा, यानी कि जब बोलते हो उसमें आपका कितना आपका प्राण लग रहा है, कितने आपकी ध्वनि का उच्चारण में आपकी श्वास की मात्रा लग रही है, उस आधार पर। तो इन दो आधारों पर बांटा गया, और दोनों के कितने कितने प्रकार हैं? तो दो दो प्रकार हैं। तो पहला हम बात कर लेते हैं स्वर तंत्रिका के श्वासन का कंपन पर किस आधार पर बांटा गया है। तो पहला आपका अघोष और दूसरा है सघोष। अब इन सघोष को आपको घोष भी देखने को मिल सकता है। तो घोष लिखा हो या सघोष लिखा हो वो आपका सघोष ही कहलाएगा। ओके, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस बता देता हूं। पहला हो गया आपका अघोष। तो देखिए अघोष का अगर शाब्दिक सरल बात में कहा जाए तो जिन ध्वनि को उच्चारण करने में आपकी स्वतंत्रता तंत्रिया में जो कंपन होता है वो नहीं होता है तो वो क्या कहलाएगा? आपका अघोष कहलाया जाएगा। जैसे कि आपके सभी वर्ग जो कि आपका क ख ग है उसके सभी पहले और दूसरे जो व्यंजन होंगे ना वो आपके क्या कहलाएंगे? वो आपके अघोष कहलाएंगे। जैसे कि पहला क्या होता है? क ख, दूसरे वाले चा वर्ग में चा छा, तीसरे वाले में टा ठा, चौथे वाले में ता था, और पांचवें वाले में टा फा। ये आपके जो आपके शुरू के पहला और दूसरा जो होता है वो क्या कहलाएगा? आपका अघोष कहलाएगा। और उसके साथ साथ में शा 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 और फा, ये जो कहलाएंगे आपके, ये भी अघोष कहलाएंगे। ओके, वहीं पर ही शघोष की बात करी जाए तो सभी वर्ग का जो तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण होगा ना, अब ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ण कौन सा हो गया? जैसे कि का वर्ग में ग घा अणा हो गया, तीसरा चौथा पांचवा हो गया। टा वर्ग में लगा लो तो डा ढा अणा हो गया, या पा वर्ग में लगा लो तो बा फा मा हो गया, या फिर आपका चा वर्ग में लगा लो तो जा झा अणा हो गया। तो जो भी आपका वर्ग होगा उसमें तीसरा चौथा और पांचवा जो वर्ग होगा ना वो आपका सघोष या घोष कहलाता है। इसके अलावा ड ढ ज य र ल व और ह और सभी के सभी स्वर, ये भी आपके क्या कहलाते हैं? शघोष कहलाते हैं। तो डायरेक्टली आप इनको, इनमें से आपको कोई दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाता है आपका इनमें से अघोष कौन सा है और शघोष कौन सा है। अब ये तो होगी आपकी शाब्दिक बात। अब इसकी ट्रिक क्या है याद रखने की, तो ध्यान रखिएगा। देखिए अघोष, अघोष आ क्या आता है? आपका पहले आता है। वहीं पर ये आपका सघोष, सा क्या आता है? आपका बाद में आता है। तो पहले वाले जो दो अक्षर होंगे वो अघोष में आएंगे और बाद वाले जितने भी अक्षर होंगे वो सघोष में आएंगे। इस चीज से आप याद रख सकते हो। अघोष यानी कि आ आपका पहले आएगा, मतलब पहला और दूसरा वर्ग अघोष कहलाएगा, और सघोष यानी कि सा जो होता है वो बाद में आता है। तो बाद के जो तीन अक्षर बचते हैं, तीन जो आपके वर्ण बचते हैं वो आपका क्या कहलाएगा? सघोष कहलाएगा। ओके, सिंपल से ट्रिक है, ध्यान रख सकते हो इन चीजों से। वहीं पर ही आपकी बात करी जाए श्वसन या प्राण की मात्रा,
इसके आधार पर भी आपके दो भागों में बांटा गया है, जो कि एक आपका अल्पप्राण और दूसरा है आपका महाप्राण। यहां से क्वेश्चन देखने को आपको बहुत बार देखने को मिले होंगे। तो देखिए पहले बात कर लेते हैं अल्पप्राण की। अब ये अल्पप्राण क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, जिन ध्वनि को उच्चारण में आपके श्वसन की मात्रा जो होगी वो कम लगती है या फिर कम निकलती है। जब बोलते हो आप, उसमें ध्वनि की जो उच्चारण की जो श्वास लेने की यानी कि जो हवा होती है उसकी मात्रा जो होती है वो कम निकलती है, तो उसको क्या कहा जाता है, अल्पप्राण कहा जाता है। इसमें आपके कौन कौन से होंगे, तो सभी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ग होगा ना वो पूरा का पूरा अल्पप्राण कहलाएगा। मतलब अल्टरनेट में पहला, दूसरा छोड़कर तीसरा, चौथा छोड़कर पांचवा। जैसे कि पहला हो गया आपका का, दूसरा छोड़ दिया हमने ख, तीसरा ले लिया गा, चौथा छोड़ दिया घा और पांचवा ले लिया अणा। तो जैसे कि का वर्ग में हो गया का, घा और अणा, चा वर्ग में हो जाएगा आपका च, झा, अणा, टा वर्ग में हो जाएगा आपका टा, ढा, अणा, ता वर्ग में हो जाएगा ता, धा, न। इस प्रकार से पहला, तीसरा और पांचवा वो क्या कहलाएगा, आपका अल्पप्राण कहलाएगा। उसी के साथ साथ में ड, य, र, ल और वा, ये भी आपका क्या कहलाएगा, अल्पप्राण कहलाएगा, क्योंकि इनको बोलते समय आपकी जो मात्रा निकलती है ना मुंह से वो कम रूप में सांस लेना पड़ता है, आपको कम निकलती है। और वहीं पर ही महाप्राण में जो होता है उच्चारण करते समय श्वसन की मात्रा जो होती है वो अधिक निकलती है। तो इसमें आपके जो सभी वर्ग, जैसे कि दूसरा और चौथा हमने छोड़ दिया था, वो सब इसमें आएंगे। और उसी के साथ साथ में आपका जो शा की पूरी लाइन होती है, शा, शा, शा और हा, जिसे आप शा से षटकोण, पेट कटा शा, शा और हा कहते हो। ओके, तो ये पूरे का पूरा जो होता है वो आपका महाप्राण के अंदर आता है। तो ये थे आपके उच्चारण प्रयत्न के आधार पर दो भागों में बांटा हुआ। अधिकतर क्वेश्चन आपका अघोष सघोष से पूछा जाता है, तो उनको जरूर ध्यान रखिएगा। तो व्यंजन के मैंने 3 भेद बताए थे। चलिए सेकंड बात कर लेते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब ये अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो वायु होती है आपके मुंह से वो किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है, ना ही किसी प्रकार की वायु में रगड़न यानी कि किसी प्रकार की बाधा खाकर वो निकलती है। ओके, उनको क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यारा लावा, देखिए बोल के देखिए, जो आपकी मुख की हवा होगी ना वो किसी प्रकार की रुकावट नहीं लेगी और किसी भी प्रकार के भाग को स्पर्श नहीं करती, वो तुरंत निकल जाती है। एक फ्लो में आप बोल के देखो यार अलावा, तुरंत निकल जाएगा आपका। तो ये चारों के चारों जो होंगे वो अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण कहलाते हैं। वहीं पर ये तीसरा ऊष्म व्यंजन। अब ये ऊष्म व्यंजन शाब्दिक अर्थ में इन्हें कहा जाता है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो वायु होती है वो तेज गति से ऊष्म होकर निकलती है, उसी को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे कि श, श, श और हा, ये देखो आपका उच्चारण आप करते समय क्या होगा, आपके मुंह से देखिए तेज हवा, तेज रूप में हवा निकलेगी। जैसे कि श निकली, वहीं पर ही श निकली, वहीं पर ही श निकल रही है, वहीं पर ही ह। तो एक तेज गति से हवा निकलती है जो कि गर्म हवा के रूप में निकलती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ओके, ये 4 इसके उदाहरण है। क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है कि ऊष्म व्यंजन इनमें से चुनिए, ये अंतस्थ व्यंजन इसके अंदर से चुनिए। और एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया, संयुक्त व्यंजन। अब ये संयुक्त व्यंजन आपको 4 प्रकार के होते हैं, आपको दे दिया जाएगा और चुनने को बोला जाता है कि इनका में से संयुक्त व्यंजन चुनिए, या ये संयुक्त व्यंजन किन 2 शब्दों से मिलकर या 2 वर्णों से मिलकर बना है। जैसे कि श्र यानी कि क्षत्रिय वाला श्र, इसमें कोई ये जो बनता है वो 2 वर्णों से मिलकर बनता है। एक तो आधा का यानी का के ऊपर क्या हलंत लगा रखा है, और पेट कटा शा, इन दोनों से मिलकर आपका श्र बनता है। ज्ञा से ज्ञानी वाला ज्ञा वो मिलता है आपका जा से, जा पर हलंत लगा हुआ, ध्यान रखिएगा, हलंत को ध्यान रखिएगा, हलंत भी लगा हुआ है, वो मात्रा नहीं है, हलंत बोलते हैं उसको। ओके, तो जा पे हलंत और अणा, इन दोनों से मिलकर आपका ज्ञा से ज्ञानी बनता है। वहीं पर ही त्रा जो बनता है वो ता पे हलंत और रा से मिलकर बनता है। हलंत को मत भूलिए, किसके ऊपर हलंत और किसके ऊपर हलंत नहीं है, उस हलंत को ध्यान रखिएगा। और लास्ट में अब देखो ये वाला शा जो होता है, ये वाला शा होता है, ये श्रा होता है, ये जो मात्रा है इसमें ये वाली वो रा की मात्रा होती है। ओके, तो ये किससे मिलकर बनता है, तो ये शा हलंत वाले से और रा इन दोनों से मिलकर आपका बनता है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पुटअप हो चुका है कि आपका संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं या किन से मिलकर बनते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, आपके 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन होते हैं और इन चारों से आपका इस प्रकार के मिलते हैं। पहले वाले शब्द में हलंत लगा रहता है, दूसरे वाले में हलंत नहीं लगा रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो पूछा जाता है अधिकतर या तो इस श्रा से पूछा जाएगा या इस शा से पूछा जाएगा, ये दोनों थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ओके,
तो ये था आपका पूरा का पूरा टॉपिक आज का, वर्ण विचार या फिर आप इसे वर्णमाला भी कह सकते हो। अब आपको यहाँ से पूरी जानकारी मिल गई होगी। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के देखिए कि किस प्रकार का पेपर में आपके पूछे जाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो मैंने आपको बताया था 11 प्रकार के स्वर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में मूल्यतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो देखो यहाँ पर मूल्यतः वर्णों की संख्या यानी कि कुल वर्णों की संख्या पूछी जा रही है, जो कि कितनी है? 52 है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में स्वतंत्र स्वर से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो हिंदी में आपकी जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो कि मैंने आपको बोला था बिना किसी रुकावट के आपके मुंह से हवा निकलती है, ये स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल किया जाता है, उनको क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्धा या फिर मूर्धन्य व्यंजन है, तो मूर्धा या मूर्धन्य व्यंजन जो होता है वो कौन से वर्गों के कहलाते हैं? तो टा वर्गों को कहलाते हैं। तो टा वर्ग में आपके कौन से आते हैं? तो टा, ठा, ढा, ढा, णा वो आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर था। ये आपका मूर्धन्य। आप ध्यान रखिएगा, बोल के देखिए, आपका जीभ जो होगी वो पीछे वाले हिस्से से टकराएगी, ऊपर वाले जो आपके मुंह में, जैसे कि टा पीछे वाले जीभ से टकरा रही है, तो देखिए वहीं पर ही चा बोलोगे तो आगे वाले से टकराएगी। तो बोल के देखिए, मूर्धन्य में आपकी जीभ जो होगी वो पीछे वाले से टकराती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है, तो ज्ञा से ज्ञानी जो मैंने आपको बताया था वो किससे बनता है? जा पर हलंत और अणा से मिलकर बनता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर था। देख लो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह पूछा भी जा चुका है, डीएसएसबी में कई बार पूछा जा चुका है। ओके, और खासकर केवीएस में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमान में अंतस्य व्यंजन है? अब मैंने अंतस्य व्यंजन किसको कहा था? जब आप बोलते हो तो किसी भी प्रकार की आपकी क्या होती है, वो वायु में, मुख में किसी भी प्रकार के भाग को स्पर्श नहीं करती है, जो कि मैंने आपको 4 बताई थी, यारा लावा। ओके, तो कौन सी होगी आपकी? ऑप्शन नंबर 2 या और वा जो है वो आपका अंतस्य व्यंजन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्या बोल रखा है? वा व्यंजन है। तो ये क्वेश्चन अभी तो मैंने आपको बताया कि या रा ला वा जो होते हैं वो अंतस्य व्यंजन होते हैं, तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो इनमें से आपको वो बताना है जो कि संयुक्त व्यंजन नहीं है। 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन बताए थे, तो चुन के देखिए इसमें से कौन सा आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर देखो आपका यहाँ पर, देखो संयुक्त व्यंजन जो होगा वो आपका श्र भी है, त्र भी है, हा और छा नहीं है। तो यहाँ पर 2 आपके ऑप्शन नहीं है, ना ही 3rd है और ना ही 4th है। तो यहाँ पर आप किस चीज को ऑप्शन लगाओगे? तो यहाँ पर आपका ये जो होगा क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, आपको आंसर यहाँ पर इसका नंबर हर किसी को मिलेगा। ये क्वेश्चन ऐसा पुटअप हो चुका है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ऐड कर दिया था। तो दोनों आपको हटा दीजिए। अब यहाँ पर इसका आंसर जो होगा आपका, दोनों के दोनों ऊपर थे और ये दोनों के दोनों नहीं थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो इनमें से आपका जो है वो महाप्राण का एग्जाम्पल कौन सा है? तो महाप्राण कौन से होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, जब भी बोलते समय आपका श्वसन की मात्रा जो होगी वो अधिक मात्रा में निकलती है, जो कि एग्जाम्पल रूप से सभी वर्णों के जो वर्ग होता है, दूसरा, चौथा, और उसके साथ साथ में शाह वर्ग, यानी कि शा, शा, शा और हा, ये सारे के सारे वर्ग जो होते हैं वो महाप्राण के एग्जाम्पल थे। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो कौन सा ऑप्शन इसके हिसाब से बिल्कुल सही होगा, जो कि आपका महाप्राण का कहलाएगा। तो वो कहलाएगा आपका कौन सा? वो ख और घ कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्यों? क्योंकि ख जो है वो 2nd पे आता है और जो घ है वो कहाँ पर आता है? तो वो 4th पे आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन का उच्चारण तालु से होता है? तो तालु से आपका किसका होता है? तो चा वर्ग जो होता है उसका उच्चारण जो होगा वो आपका ता वर्ग, आपका तालव्य से होता है। तो चा वर्ग ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये आप बोल के देखिए, च, छ, ज, अण या फिर झ, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आपके तालव्य कहलाते हैं, यानी कि तालु कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर था। इसलिए मैं आपको वर्ग बता रहा था कि ये चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है या फा वर्ग है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखा आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर था। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास? अच्छी लगी? उम्मीद करता हूँ सारी की सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, किसी भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए मैं दोस्तों अच्छी तरीके से आपको स्क्रीन के ऊपर समझाने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों आपकी क्लासेस चलेंगी, जिसमें आप स्क्रीन पर अच्छी तरीके से सारी की सारी चीजें समझोगे, सीखोगे, और किसी भी प्रकार की कोई चीज समझ में नहीं आएगी, कोई भी दुविधा होगी तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है,
बाकी दोस्तों टेलीग्राम चैनल की बात करी जाए तो एक तो अपना ऑफिशियल है ही, उसकी छोड़ दीजिए, लेकिन इसकी बात करी जाए डेली, इसका जो आपका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको, वो मिलेगा डी के अकेडमी। ये है दोस्तों अपना एक न्यू टेलीग्राम चैनल। अगर किसी बच्चे ने ज्वाइन कर लिया हो बहुत अच्छी बात है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। इस लिंक पर आप डायरेक्टली क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी की सारी चीजों का आपको नोटिफिकेशन, अपडेट और पीडीएफ आपको यहीं मिलेगा। जैसे कि ये क्लास अभी आपकी हुई है, तो दोस्तों देखो यहाँ पर कोई भी क्लास में आपको जो पढ़ा रहा हूँ ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, आसानी तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसको आपको हैंडराइटिंग नोट्स बनाना है, कृपया करके पीडीएफ 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 मत करिएगा। आपको यहाँ पर आराम से सारी की सारी चीजों को बनाते हुए चलना है, ठीक है। डिटेल इसका पीडीएफ आप लोगों को मैंने सेंड कर दिया है, कहां पर, तो आपके इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आप जाइए वहां पर आपको ये पूरा का पूरा देखने को मिल जाएगा। किसका? संपूर्ण हिंदी व्याकरण का पीडीएफ। आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आप रिवाइज करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जो ये मैं आपको करा रहा हूं इसका आपको अपने हैंडराइटिंग नोट्स बनाने हैं, ठीक है। चलिए, तो ये थी दोस्तों आज की अपनी पूरी की पूरी कक्षा, आज की अपनी पूरी की पूरी क्लास। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। बाकी अदर सोशल मीडिया हैंडल प्लेटफॉर्म हमारे, ज्वाइन होना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की अपनी क्लास। बाकी कैसी लगी, कोई सलाह हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।